अब देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। 4 राज्यों के सीएम लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। याद रखिए, ठीक शाम 3 बजे के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। इस महामंथन में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है। गुजरात में कोरोना के कुल 8,194 केस है, 493 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन गुजरात ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात नहीं की। लॉकडाउन से बाहर आने की रणनीति बनाए, ये कहा कैप्टन अमरिंदर ने। कैप्टन अमरिंदर उन राज्यों में से एक, इधर लॉकडाउन के बगैर आगे बढ़ना असंभव। कैप्टन अमरिंदर ने भी लॉकडाउन को लेकर अपनी बात कही और उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन के बिना तो आगे बढ़ना असंभव है। अशोक गहलोत ने कहा रेड जोन के लोगों को ग्रीन में जाने की इजाजत ना मिले। मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जाए, ये कहा है भूपेश बघेल ने। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या मुख्य बातें इस बैठक में निकल कर आई हैं और क्या ये बैठक देर रात तक चलेगी या 1-2 घंटे में माना जाए? ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने बोल लिया है। हिमांशु, देखिए अंजना, ज्यादातर मुख्यमंत्री जो है अपनी बात को रख चुके हैं प्रधानमंत्री के सामने। अब कुछ मुख्यमंत्री रह गए हैं, उनको अपनी बातों को रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। किस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है वो अपना रहे हैं इस कोविड-19 के खिलाफ, और क्या रणनीति बनाकर आगे जाएंगे और क्या वो केंद्र सरकार से चाहते हैं, ये बात वो रखेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आगे किस तरीके से बढ़ना होगा, क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर किस तरीके से आगे स्ट्रेटेजी बनानी होगी और कोऑर्डिनेशन को और बेहतर करना होगा। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती उद्बोधन के अंदर भी स्पष्ट किया था, उन्होंने कहा था कि राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी को आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो है कैबिनेट सेक्रेटरी जो है सभी प्रदेशों के जो है प्रमुख सचिव उनके साथ लगातार टच में है। हम सबको जो है वो 2 गज की दूरी को मेंटेन करना होगा। अगर इसमें कहीं भी ढील छूट गई तो इसका संकट गहरा सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए आपको सुझाव देने होंगे, उन्हीं सुझावों पे सरकार आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी चीजों को लेकर हमको आगे बढ़ना है और भारत लगभग ये कह सकते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने में बहुत हद तक सफल भी रहा है। लेकिन बहुत से मुख्यमंत्रियों ने जो है वो ये कहा है कि लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाना होगा। रेलवे सर्विस जो चलाई जा रही है कल से, उसको नहीं चलाना चाहिए। इससे जो है कोविड के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ सकती है। नहीं हिमांशु, ये जो ट्रेन वाली बात है ये शायद सबकी नजर इस पर होगी। कल से 48 दिन बाद 15 पैसेंजर ट्रेनें निकलने वाली हैं। इस पर खास तौर से बताइए, क्योंकि ये अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पटरी पर जिंदगी लौट रहे, इसमें एक सबसे बड़ा कदम यही देखा जा रहा है। इस रेलवे के फिर से ट्रेनों को जारी करने पर मुख्यमंत्रियों की क्या राय थी? क्योंकि तेलंगाना ने खुलकर इसका विरोध किया है। बिल्कुल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने तो उसका खुल के विरोध ही किया। साथ ही साथ जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ट्रेन और हवाई सेवाओं को अभी जो है वो नहीं चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कोविड के जो संक्रमित लोग हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर इफेक्ट कर सकते हैं। और तमिलनाडु के अंदर तो ये कह सकते हैं कि वहां बहुत तेजी से पिछले दिनों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। महाराष्ट्र नहीं चाहता है कि ट्रेनों की सर्विस जो है वो चलाई जाए। तो तमाम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन दिया है कि हवाई यात्रा और रेल यात्रा को अभी जो है वो चालू ना किया जाए, इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ सकती है। और डर है लोगों को, क्योंकि अगर ये लोग जाएंगे तो इनको क्वारंटाइन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये स्टेट को देखना होगा, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। और इस तरीके से अगर रोज ट्रेनें चलाई जाएंगी तो जनजीवन जो है वो पटरी पर तो आएगा, लेकिन संक्रमित लोगों की संख्या का बढ़ने का जो अंदेशा है वो बड़ा चिंता का विषय है, जिसको लेकर बहुत से मुख्यमंत्रियों ने अपनी चिंता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे जताई भी है। अंजना, क्या हिमांशु आज कुछ सामने औपचारिक रूप से आकर कहा भी जा सकता है? यानी कई लोग ये सोचेंगे कि आज मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है तो इसके बाद फौरन फैसला आ जाएगा, 17 मई के बाद लॉकडाउन 4 रखना है नहीं रखना है, एग्जिट प्लान क्या है, या फिर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा? हिमांशु। बिल्कुल अंजना, सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद प्रधानमंत्री संबोधित तो करेंगे उनको, लेकिन फैसला आज नहीं होगा। फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय जो है सभी मुख्यमंत्रियों की जो फीडबैक है उसके आधार पर लेगा। जो मंत्रियों का फीडबैक है, मंत्रालयों का फीडबैक आया है उसके आधार पर लेगा। कई मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जिले में जो है एसएसपी डीएम से बात करके फीडबैक ले, उसके आधार पर लिया जाएगा। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या राय है उसके आधार पर लिया जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि 17 मई
को लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं होगा, इसको लेकर संशय अभी बना रहेगा। लेकिन 15 मई के बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाएगा या फिर लॉकडाउन को कैसे खोला जाएगा, उसकी रणनीति का भी 15 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये मान के चला जा सकता है कि लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत से मुख्यमंत्रियों की ये मांग है कि लॉकडाउन को जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। अगर अभी खत्म कर दिया गया तो संक्रमित लोगों की जो संख्या है उसमें बहुत तेजी से जो है वो बढ़ोतरी होगी, और उसको ध्यान में रखते हुए हमको फेज वाइज फेज आगे बढ़ना होगा। जिस तरीके से पिछली बार हुआ था, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में बांटा गया था डिस्ट्रिक्ट्स को, उसी तरीके से बढ़ना होगा। रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन को खत्म करना शायद अभी संभव नहीं होगा 17 मई के बाद। हिमांशु, एक और मुद्दा जो कि उठकर सामने आया है, हम एक एक करके तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मांग क्या वो चाहते थे, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने संघीय ढांचे का सम्मान नहीं करती है केंद्र सरकार, आरोप लगा दिया। चिट्ठी भेजी जाती है, बीच में लीक हो जाती है, ये तमाम आरोप लगाए। क्या कुछ मतभेद भी खुलकर इस बैठक में सामने आए? ममता बनर्जी के अलावा भी किसी ने कुछ ऐसा कहा? दूसरी बात, आर्थिक पैकेज की मांग कितने राज्यों ने खुलकर की? देखिए, कई राज्यों की कहना है कि आर्थिक मदद जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए, लेकिन बहुत से राज्यों ने खुलकर नहीं कहा है। छत्तीसगढ़ की तरफ से ये बात कही गई है, राजस्थान की तरफ से कही गई है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा कि जो जीडीपी में हरियाणा का योगदान है वो महत्वपूर्ण रहेगा और उनकी फसलें बिल्कुल तैयार है, और उनका वो जनजीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा ग्रीन जोन के अंदर, उसको लेकर सरकार काम कर रही है। तो बहुत से मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक पैकेज की मांग तो की है, लेकिन बहुत से मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये साफ साफ आरोप लगाया केंद्र सरकार की तरफ से कि वो जो है लोगों को भेदभाव की राजनीति करती है, और कोई भी चीज स्टेट को कम्युनिकेट करने से पहले वो लीक कर दिया जाता है। इसको लेकर सजग रहना होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर होगा तो संघीय ढांचा जो है उसके ऊपर चोट पहुंचती है। धन्यवाद आपका हिमांशु मिश्रा। इस बैठक पर रखिएगा नजर। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बैठक इस वक्त भी जारी। कोरोना काल में लॉकडाउन 3 के बाद क्या होगा देश का फैसला, आज इसी पर नजर बनाए हुए पूरा देश, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने महामंथन का आयोजन किया। जी हां, सबसे बड़ी और सबसे लंबी बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं लॉकडाउन 3 के बाद की रणनीति पर। कुछ मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने के लिए मांग की है, वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार। देश में लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए या प्रगति के पहिए आगे दौड़ाए जाए, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक की खास बात ये थी कि इसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए वक्त दिया गया। सभी मुख्यमंत्रियों का बोलने का क्रम निर्धारित किया गया। बैठक 2 हिस्सों में आयोजित की गई। पहला दौर दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपनी बात रखी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तीसरा नंबर था। उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव की राजनीति का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को लिखी केंद्र की चिट्ठी पहले ही लीक हो जाती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 12 मई से पैसेंजर ट्रेनों को चलाए जाने के फैसले का विरोध किया। चंद्रशेखर राव का कहना था कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगर कोरोना के रेड जोन और सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन शहरों से ट्रेनों को चलाया गया तो वायरस तेजी से फैलेगा और संक्रमितों की संख्या में उछाल आएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की मांग की। बोले कि लॉकडाउन के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में अपनी बात रखी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने आरोग्य सेतु ऐप को लोगों तक पहुंचाने की अपील की। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक का पहला दौर 6 बजे तक चला। दूसरा दौर शाम 6:30 बजे शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक के पहले हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा, हम लॉकडाउन कैसे लागू कर रहे हैं, इसमें सबकी भूमिका अहम है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो जहां हैं वहीं रहें, लेकिन मनुष्य का मन है और हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। 17 मई को लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म हो रही है। इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण पर कई राज्यों में अंकुश तो लगा है, लेकिन कोरोना का कहर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि आगे लॉकडाउन पर फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। 48 दिनों का ये पूरा लॉकडाउन अभी तक का, लेकिन खबर ये जो शायद सबसे ज्यादा देश में इस वक्त हलचल है, जिसे लेकर 15 पैसेंजर ट्रेनें कल रवाना होंगी। जी हाँ, अलग अलग रूट्स पर ये ट्रेनें चलेंगी, लेकिन कुछ नियम बनाए गए हैं। एक तो जिसका कंफर्म टिकट है वही जा पाएगा रेलवे स्टेशन के अंदर। कंबल, ऐसी चीजें जिनसे संक्रमण फैल सकता है, ये नहीं मिलेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 48 दिन बाद कानों में ये आवाज एक बार फिर से गूंजने वाली है। 48 दिन बाद भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली ट्रेनें कल से पटरियों पर दौड़ने वाली हैं। तमाम नियम और शर्तें भी लागू हैं। एक शर्त ये भी कि टिकट सिर्फ रेलवे की वेबसाइट से मिलेगा। आज शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू होने का टाइम था, लेकिन रेलवे की वेबसाइट irctc.co.in हैंग कर गई। जो पहला कदम है वहीं पर आकर मामला फंस गया। ये देखिए, अभी भी यहां घूम रहा है लगातार, और आप इंतजार कर रहे हैं बैठकर कि ये खुलेगा वेबसाइट, तब हम जाकर इस पर ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। हमने बात करने की कोशिश की रेलवे में कुछ लोगों से, तो वहां से जो संदेश मेरे पास आया वो मैं आपको बता देता हूं। उनके मुताबिक के हैवी ट्रैफिक लोड की वजह से इस समय हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। क्या रेलवे को इस बात का अंदाजा नहीं था पहले से? क्या सरकार को, रेल मंत्रालय को इस बात का पता नहीं था पहले से कि आप पिछले तीसरा लॉकडाउन का 1 हफ्ता मात्र बचा है। 50 दिन के लॉकडाउन में आप लोगों को जब ये बोलेंगे कि आप दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति होगी। टिकट सिर्फ रेलवे की वेबसाइट से कटना था और वेबसाइट हैंग कर गई। फजीहत हुई तो रेलवे ने ट्वीट करके बताया, स्पेशल ट्रेनों से जुड़ा डेटा IRCTC की वेबसाइट पर डाला जा रहा है। ट्रेन टिकट की बुकिंग कुछ देर में संभव होगी, थोड़ा इंतजार करें। असुविधा के लिए खेद है। ये तो प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है। प्रैक्टिकली क्या है, अभी 50 दिन के बाद रेलवे चालू कर रहे हैं। ये संबंधित IRTC वालों के साथ बात करके ये जो भी समस्या है लोगों के लिए सुविधा करने के लिए जल्दी से जल्दी हम ट्राई करेंगे। इसके बाद रेलवे की वेबसाइट पर बताया गया कि ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग शाम 6 बजे शुरू होगी। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन खत्म होने के बाद सफर के लिए रेलवे ने जो शर्तें रखी हैं, जरा उन्हें भी जान लें। सिर्फ कंफर्म टिकट पर ही स्टेशन के भीतर एंट्री मिलेगी। एंट्री भी सिर्फ मुसाफिर को ही मिलेगी, पहुंचाने वाले को नहीं। कोच में न तो चादर मिलेगी, न कंबल होगा और न ही पर्दे होंगे। हालांकि जो ट्रेनें शुरू हो रही हैं, उनमें सिर्फ AC कोच ही होंगे। फर्स्ट AC, सेकंड और थर्ड AC कोच होंगे। इन स्पेशल ट्रेन का किराया करीब करीब वही होगा जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का होता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपना खाना और पानी अपने साथ लेकर आएं। सभी मुसाफिरों को मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। स्टेशन पर 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। रेलवे ने तो फरमान जारी कर दिया कि स्टेशन पर सिर्फ मुसाफिरों को ही एंट्री मिलेगी, लेकिन सवाल ये है कि मुसाफिर स्टेशन तक पहुंचेगा कैसे? लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक यातायात तो बंद है। गृह मंत्रालय का कहना है कि सफर के लिए कंफर्म टिकट यात्री और उसके ड्राइवर के लिए पास का काम करेगा। कंफर्म्ड ई-टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई-टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी।
पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। रेलवे फिलहाल 15 जोड़ी ट्रेनें चलाने जा रहा है। सभी स्टेशनों पर साफ सफाई का काम जारी है। यात्रियों की जांच के इंतजाम कर लिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टेशन के बाहर से लेकर प्लेटफॉर्म पर गोले बनाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सर्कल्स बनाए गए। जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट से अंदर आते हुए सोशल डिस्टेंस को जो पैसेंजर है उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे, उसके लिए इस तरीके से सर्कल बनाए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे डिसइंफेक्शन की जो दवाई है उसे भी छिड़का जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से, क्योंकि लोग यहाँ पे आएंगे तो सैनिटाइजेशन होना बेहद जरूरी है। वैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेन है, ट्रेन की खिड़कियों पर भी कुछ इस तरीके से दवाई छिड़की जा रही है। पच्चीस मार्च को लॉकडाउन के थमे ट्रेन के पहिए चल चुके हैं, तो अब उड़ानों के दिन भी बहुरते दिखाई दे रहे हैं। आज डीजीसीए और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया। अब मैं हूं टर्मिनल के उस पॉइंट पर जहां से अमूमन आप लोग गाड़ी अपनी छोड़ते हैं और अंदर जाते हैं चेक इन काउंटर पे। तो जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाड़ियों के लिए एयरपोर्ट पर ये ब्लॉकेट बनाए जा रहे हैं। ये अलग अलग बॉक्स हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। दो गाड़ियां जब रुकें तो उनके बीच में दूरी हो। और अभी भी यहां पर काम चल रहा है। जितने भी कर्मचारी हैं, ये 2,08,000 स्क्वायर मीटर का जो पूरा इलाका है, 500 कर्मचारी न सिर्फ सैनिटाइजेशन बल्कि अलग अलग तैयारियों में लगे हुए हैं। तो ये अलग अलग बॉक्स बनाए गए हैं सबसे पहले, जहां एक दूसरे से दूर होकर गाड़ियां खड़ी होंगी। इससे इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रेनों के बाद सरकार अब उड़ानें भी शुरू करने की तैयारी में है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से की शुरुआत एक बार फिर कोरोना अपडेट के साथ। 24 घंटे में पिछले 347 नए मामले गुजरात में आए हैं। गुजरात में थम नहीं रहा है कोरोना के मामलों के बढ़ने का जो सिलसिला है और वो रफ्तार अब तेजी से है। हम आपको बताएं, गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 347 नए मरीज सामने आए हैं। अहमदाबाद में कोरोना से मौत का आंकड़ा 400 पहुंचा। गुजरात में कोरोना से मौत का आंकड़ा 513 पहुंचा है। इधर मुंबई के धारावी में 57 नए मामले आए हैं और धारावी में कोरोना मरीजों की संख्या 916 पहुंच गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। सबसे पहले शुरुआत स्पेशल रिपोर्ट में हम महाराष्ट्र की इस रिपोर्ट के साथ करना चाहते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। एक तरफ मुंबई पुलिस में कई लोग संक्रमित हो गए हैं, कैसे जेल तक कोरोना का ये संक्रमण फैल रहा है और किस तरह से लाशों के बीच अस्पतालों में इलाज हो रहा है। देश को कोरोना से अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा डरा रहा है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 22,000 के पार पहुंच चुकी है और हर दिन महाराष्ट्र में कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है। महाराष्ट्र के हालात कुछ ऐसे हैं कि सुनकर ही दहशत होती है। कोरोना जेल के कैदियों तक पहुंच गया है। बड़ी तादाद में पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों में हालात बदतर हैं। वहीं लाशें पड़ी हैं और वहीं कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे बुरे हालात मुंबई के हैं। अकेले मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 14,000 के पास पहुंच रही है। ऐसे में मुंबई का चप्पा चप्पा सील कर दिया गया है। लॉकडाउन की शुरुआत से अब तक में कई दिन और कई हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन मुंबई जैसा शहर है जहां पर कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले जो पेशेंट्स की तादाद है, क्योंकि वो लगातार बढ़ रही है, इसकी वजह से प्रशासन कोई चांस नहीं लेना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि कोई ज्यादा ये फैलाव हो इस बीमारी का। इसी वजह से आप देख लीजिए मार्केट का ये हाल है। ज्यादातर दुकानें अब भी बंद हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी और मेडिकल, यही दो चीजें हैं जो खुल सकती हैं।
आज हम आपको मुंबई के उन अस्पतालों का पूरा सच दिखाएंगे जहां बगल में लाशें पड़ी हैं और वहीं लोगों का इलाज किया जा रहा है। क्यों मुंबई में ऐसी नौबत आ गई है, आज हम इसका पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुंबई के आर्थर रोड जेल से भी अच्छी खबर नहीं है। मुंबई की आर्थर रोड जेल कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गई है। जेल में रविवार को कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले आए। 2 दिन पहले 77 कैदी संक्रमित मिले थे। इसके अलावा 26 जेल कर्मचारी भी संक्रमण की चपेट में हैं। यानी आर्थर रोड जेल में अब कोरोना मरीजों की संख्या 184 तक पहुंच गई है, जिसमें 158 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। जो कोरोना संक्रमित है उनको बाहर उनकी क्वारंटाइन का इंतजाम किया है। वहां पे उनका क्वारंटाइन किया जाएगा, उनकी पूरी मेडिकल जांच की जाएंगी। सिर्फ कैदी ही नहीं, महाराष्ट्र में पुलिस वाले भी कोरोना वायरस की भयंकर चपेट में आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 221 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमित पुलिस वालों की संख्या 1007 तक पहुंच गई है। इनमें 106 पुलिस अधिकारी और 901 पुलिस कर्मी हैं। इधर राज्य में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उधर मुंबई के नामी गिरामी अस्पतालों का भी हाल बुरा है। मुंबई के सायन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बेहद हैरान और चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं। सायन अस्पताल से एक हफ्ते के भीतर 2 ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें दिख रहा है कि जिस वार्ड में मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं शव रखे हुए हैं। सिर्फ सायन ही नहीं, मुंबई के केईएम अस्पताल से भी बेहद चौंकाने वाला वीडियो आया है। यहाँ इतनी भीड़ है कि चलना मुश्किल है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही छोड़ दीजिए। मरीजों और उनके रिश्तेदारों से वार्ड भरा हुआ है। मरीज लगातार अंदर आ रहे हैं। वो सभी जमीन पर बैठे हुए हैं। कई मरीजों के पास बेड नहीं है। कुछ मरीज चटाई पर लेटे हुए दिख रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि अस्पताल में मरीजों की भीड़ के बीच में ही प्लास्टिक में लपेटकर शव को रखा गया है। हम आपको बता दें कि सायन और केईएम दोनों ही अस्पताल बीएमसी के बड़े अस्पतालों में शामिल हैं। बीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि वो मुंबई में जो बेड्स की कैपेसिटी है वो बढ़ा सके, लेकिन मुंबई की जो ग्राउंड रियलिटी है अस्पताल की वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। एक बेड पर हमने देखा 2 पेशेंट्स रखे जा रहे हैं। कई पेशेंट्स को तो बेड भी नहीं मिल रहे, तो वो ज़मीन पर ही लेटे हुए हैं। हमने इसी बीच ये भी देखा कि वार्ड्स में कितने ज़्यादा पेशेंट्स और रिलेटिव मौजूद है, वहाँ पर चलने में भी दिक्कत आ रही है। सबसे बड़े चौंकाने वाली बात तो हमने ये देखी कि जब वार्ड्स के बीचों बीच और लॉबी में किस तरीके से डेड बॉडीज रखी गई है। इस बारे में जब हमने हॉस्पिटल के अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो इस पूरे सिचुएशन में हेल्पलेस है, क्योंकि लगातार हर 1 घंटे में जितने पेशेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। इस तरह से वीडियो सामने आने के बाद सायन अस्पताल के एक डॉक्टर ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है। अस्पताल और बीएमसी को बदनाम करने के बजाय आलोचकों और सरकार को चाहिए कि अस्पताल के लिए जो मदद हो सकती है वो मुहैया कराए। कि हमें सच में अच्छा नहीं लगता है कि एक बेड पे 2 पेशेंट रहे, बट जब ऐसे सिचुएशन आता है, पैंडेमिक आता है, जहाँ पे एक ही दिन में बहुत सारे पेशेंट का नंबर बढ़ जाता है, तो इस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए जो आप सब ये वीडियो देख रहे हो, ये उसका दूसरा पहलू है। एक पहलू आपने देखा कि एक बेड पे 2 पेशेंट है, हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बट दूसरी तरफ अगर पेशेंट का ध्यान देखा जाए, पेशेंट की तरफ का जो ट्रीटमेंट देखा जाए, तो इट इज़ अ टाइम ऑफ नेसेसरी। इकोनॉमिक क्रंच, एक रिसोर्स क्रंच, एक हॉस्पिटल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्रंच पैदा होना ही था। ऐसा है नहीं दुनिया में फिलहाल की स्थिति में, ना ही अमेरिका, ना ही इटली, ना ही स्पेन जो सबसे बड़े देश माने जाते हैं, ना ही वो अस्पताल सशक्त है, वहाँ के अस्पताल सशक्त है इतना लार्ज स्केल में पेशेंट ट्रीट करने के लिए। सो वी सायन अस्पताल में जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत हम कर रहे हैं। वीडियो आया है ये एकदम गलत है और उसको मैं कंडेम करता हूँ। और दूसरी चीज़, अभी ये एक इंटरनेशनल इमरजेंसी है और इतनी बड़ी चीज़ का ऐसा गलत फ़ायदा उठाना, और जैसे सर ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि डॉक्टर्स का और हेल्थ वर्कर्स का कॉन्फिडेंस कम करने की ये बात हुई, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो रहा है, पेशेंट का लोड ऑब्वियसली बढ़ रहा है। बीएमसी पर शिवसेना का राज है और वो अस्पतालों से वीडियो वायरल होने के बाद उनकी गहनता से जांच का आदेश दे चुकी है। लेकिन हालात
यही बयान कर रहे हैं कि जिस तरह से मुंबई में कोरोना वायरस फैल रहा है, उससे लड़ने के लिए ये अस्पताल पूरी तरह तैयार नहीं है। विद्या के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। हालात ठीक नहीं हो रहे, कम से कम महाराष्ट्र में और गुजरात में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। खास तौर पर अहमदाबाद कैसे सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि यहां पर मृत्यु दर काफी ऊपर है। इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के बाद कोरोना सबसे ज्यादा गुजरात में कहर बरपा रहा है। गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या 8000 के पार पहुंच गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गुजरात में कोरोना वायरस से मरने वालों का ग्राफ सबसे ऊपर रहा है। जी हां, गुजरात कोरोना के मरीजों की संख्या में भले ही नंबर 2 पर है, लेकिन यहाँ मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि गुजरात में कोरोना की मृत्यु दर प्रति 10 लाख पर 6.95% है, जबकि महाराष्ट्र में मृत्यु दर 6.38% है। दिल्ली तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में मृत्यु दर 3.43% है। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। केरल और उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर सबसे कम है। गुजरात के अंदर कोरोना सबसे ज्यादा घातक अहमदाबाद में बना हुआ है। अहमदाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में अहमदाबाद को पूरी तरह से सील किया हुआ है। लॉकडाउन 3 अब खत्म होने को है। वैसे में अहमदाबाद जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना का, यहाँ पे दिन ब दिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये पूरे अहमदाबाद शहर में RAF और पैरामिलिट्री फोर्स की टीम को तैनात कर दिया गया है। दूध और दवाई जैसी जीवन जरूरियात की 2 ही चीजें फिलहाल अहमदाबाद शहर में मिल रही है। वैसे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के साथ बातचीत की है और गुजरात के मुख्य रूपानी सरकार की ओर से अब क्या फैसला लिया जाता है उस पे तो सभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर अगर हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं तो ये अहमदाबाद के रिवर फ्रंट की तस्वीरें हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो ट्रैफिक से भरा रहने वाला ये रिवर फ्रंट पूरी तरीके से खाली है। इक्का दुक्का गाड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरती है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या होता है गुजरात में, क्योंकि अहमदाबाद शहर जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना का और उसमें लॉकडाउन 4 अहमदाबाद में होता है या नहीं। अहमदाबाद में अब तक कुल 343 सुपर स्प्रेडर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जो कि एक बड़ी टेंशन बन गए हैं। 20 अप्रैल से लेकर अब तक अहमदाबाद में 343 सुपर स्प्रेडर कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें दूध वाला, सब्जी वाला, किराना की दुकान समेत जरूरी सामान बेचने वाले दुकानदार शामिल हैं। अहमदाबाद प्रशासन ने 20 अप्रैल से 8 मई तक करीब 8000 सुपर स्प्रेडर के सैंपल लिए थे। इनमें सिर्फ 1 मई के बाद वाले सैंपल में ही 187 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लेकिन अहमदाबाद में लॉकडाउन में लोगों के खाने का संकट भी गहरा गया है। लॉकडाउन को अब 45 दिन हो चुके हैं। लोगों के लिए कई सारी मुसीबत है और उसमें भी जो प्रवासी मजदूर है जिनके पास ना तो रोजगार है ना ही खाना है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है गोता के, यहाँ पे गोता की एक जगह है वहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सरकार के सहयोग से जो NGO चलती है वहाँ पे उनको खाना दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हाथ में महिलाएं टिफिन लेके आए हैं, अपने अपने डिब्बे लेके आए हैं और यही डिब्बों में वो खाना भर कर अपने घर लेकर जाएंगे। दरअसल कई सारी परेशानियां हैं उनके लिए, क्योंकि रोजगार नहीं है, खाना नहीं है। वैसे में जो महिलाएं हैं उनको चावल और दाल दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चावल है डिब्बा लेकर महिलाएं आती है और उनको चावल और दाल ये दिया जाता है ताकि उनके जो बच्चे घर के अंदर भूखे हैं उनको खाना मिल पाए। ये बताइए कि आपके घर में कितने सदस्य और खाना लेके जाएंगे उसके बाद ही क्या बच्चे खा पाएंगे? हाँ, अभी 5 सदस्य, 3 बच्चे हैं और 2 हमें। 5 अभी लेके जाएंगे तभी खाना खा पाएंगे, तब तक बच्चे बैठे रहते हैं। तो ये इतना खाना हो पाता है? नहीं मैडम, नहीं हो पाता, लेकिन क्या करें, बच्चों को पहले खिलाते बाद में हम लोग खाते बचा वाला। अहमदाबाद के अलावा गुजरात में अब वडोदरा का नगरवाड़ा नया हॉटस्पॉट बन रहा है। अहमदाबाद से गोपी खंगर के साथ आज तक ब्यूरो। अब खबर कोरोना के कहर की दिल्ली में लेते हैं। जी हां, राजधानी दिल्ली और वहां के एक कब्रिस्तान से ये
डायरेक्ट रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे मौत के आंकड़े क्या दिल्ली सरकार राजधानी में छिपा रही है। दिल्ली में कोरोना की दहशत कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जो कोरोना के नए केस ना आए हों। अब दिल्ली में नया केस उस इमारत से निकला है जहां 4 मंत्रालय हैं। जी हां, श्रम शक्ति भवन में ऊर्जा मंत्रालय का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसीलिए फिलहाल पूरी इमारत को सील कर दिया गया है। इसे क्या कहें, कोविड-19 का बढ़ता हुआ दायरा। पहले राष्ट्रपति भवन परिसर, फिर संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय, फिर शास्त्री भवन का एक हिस्सा और अब पूरा श्रम शक्ति भवन। श्रम शक्ति भवन में पावर मिनिस्ट्री के एक अधिकारी के कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद अब पूरे इमारत को सील कर दिया गया है और इसे डिसइंफेक्ट करने का काम चल रहा है। रविवार शाम को इसे सील किया गया और सोमवार की सुबह बहुत सारे कर्मचारी और अधिकारी यहां पर अपनी ड्यूटी पर आए हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 48 घंटे बाद, यानी अब वो बुधवार को ही यहां आ सकते हैं। दिल्ली में चौंकाने वाली खबर तिहाड़ जेल से भी आई। यहां रेप का एक आरोपी कुछ दिन पहले तिहाड़ की जेल नंबर 2 में लाया गया था। 9 मई को तिहाड़ प्रशासन को पता चला कि आरोपी ने जिस लड़की के साथ रेप किया था वो कोरोना पॉजिटिव निकली। अब प्रशासन ने रेप के आरोपी और उसके साथ बंद 2 और कैदियों का भी कोरोना टेस्ट करवाया है। हम आपको बता दें कि जेल नंबर 2 में ही बिहार के बाहुबली डॉन शहाबुद्दीन और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन भी बंद है। फिलहाल तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि जेल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और नए कैदी जो जेल में आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग भी होती है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 310 नए केस सामने आए हैं। राजधानी में अब कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 7,233 पहुंच गया है। लेकिन सरकार का कहना है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 73 है। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सियासी बवाल भी मचा हुआ है। सरकार और अस्पतालों के आंकड़ों में अंतर पर सवाल उठ रहे हैं। आज तक ने दिल्ली के एक कब्रिस्तान का रियलिटी चेक किया है। इसमें सामने आया कि दिल्ली के एक कब्रिस्तान में कोविड-19 के जितने मरीज दफनाए गए वो दिल्ली सरकार के मौत के आंकड़ों से काफी ज्यादा है। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो भी शक होता है ना किसी को, कहता है भी डेथ हो गई, तो ये प्रोटोकॉल है। केंद्र सरकार ने भी कहा कि जिसकी डेथ हो गई अगर तुम्हें कुछ शक है तो उसको प्रोटोकॉल ये मानते हुए कोविड मानते हुए दफना दिया जाए या जला दिया जाए। उसके अंदर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। भाई आपको ये लगता है कि 100 में से अगर एक भी कोविड था कि उस एक की वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो इसलिए मान लिया जाता है, तो उसका मतलब ये थोड़ा कोविड डेथ है। डेथ तो पहले भी होती थी इस देश के अंदर, शहर के अंदर। उसका मतलब ये थोड़ा डिक्लेयर कोविड है। कोविड डिक्लेयर करने के लिए एक प्रोसीजर है। हमने ये कर अगर लावारिश लाश मिलती है तो उसको कहते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से कीजिएगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है, पुलिस वाले कई बार कहते हैं नहीं जी इसको प्रोटोकॉल से प्रोटोकॉल से कर दीजिएगा। तो उसके अंदर इसका मतलब ये नहीं है आपको जरा भी शक है तो प्रोटोकॉल सबके ऊपर ही लागू कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा। साउथ एमसीडी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने भी केजरीवाल सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। साउथ एमसीडी ने 10 मई तक अलग अलग घाटों पर हुए अंतिम संस्कार के कुछ आंकड़े जारी किए हैं। 10 मई तक पंजाबी बाग घाट पर 96 लोगों का अंतिम संस्कार। 10 मई तक आईटीओ कब्रिस्तान में 91 डेड बॉडीज दफन की गईं। नगर निगम के मुताबिक 340 लोगों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुआ। दिल्ली सरकार ने अब तक 73 कोरोना मरीजों की पुष्टि की है। साउथ एमसीडी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता का दावा कि केजरीवाल सरकार आंकड़े छिपा रहे हैं। उधर बीजेपी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रही है। पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया कि आप शव छिपा सकते हैं लेकिन सच नहीं छिपा सकते। लोग दिल्ली सरकार की पूरे विवाद पर अपनी दलील है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि मृत व्यक्ति को लेकर कई अस्पताल पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद सभी अस्पतालों के लिए नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मौत की वजह की पूरी जानकारी सरकार को भेजी जाए, मौत के आंकड़ों पर एसओपी का पालन हो, रिपोर्ट भेजने में देरी न की जाए, अस्पताल रोजाना शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भेजें। मिलन शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।
कहीं साइकिल पर, कहीं रिक्शे पर, कहीं पैदल ही निकल पड़ा है मजदूर। आखिर क्यों मजबूर है इतना मजदूर इस देश में? क्यों पेट की वजह से उसे इस तरह से सफर करना पड़ रहा है? कहीं पर जान जा रही है, कहीं बीमार पड़ रहा है, कहीं पैर में छाले पड़ रहे हैं। यह है इंदौर मुंबई हाईवे की तस्वीर। यहाँ ऑटो वालों की कतार लगी है। मुंबई से बड़ी संख्या में ऑटो ड्राइवर्स ऑटो से सड़क के रास्ते उत्तर प्रदेश में अपने घर पहुंच रहे हैं। ऑटो में अपने परिवार को बिठाकर अपने गांवों की ओर चल पड़े हैं। 40,000 निकल गई सर। 40,000 ऑटो? ऑटो रिक्शा निकल गई है। वो योजना अधिकतर यूपी बिहार का चलाने वाला ऑटो रिक्शा चालक है। सब जितने यूपी बिहार के सब निकल गए। जबकि मध्य प्रदेश के बड़वानी में मजदूरों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर ठाणे से यूपी जा रहे एक मजदूर ने मध्य प्रदेश के बड़वानी में दम तोड़ दिया, जबकि इससे पहले बड़वानी में ही 3 मजदूरों की मौत हुई थी। बड़वानी से जैद अहमद के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।